हेलो स्टूडेंट, दिस इज केमिस्ट्री बाय विवेक सर। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन सी। तो हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 26 से। तो पहला जो हमारा रिएक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? इथर का रिएक्शन किससे दिया हुआ है? इथर का रिएक्शन दिया हुआ है HI से। तो इथर में हमारे पास जो इथर है वो है एक तरफ टर्सरी अल्काइल ग्रुप और एक है मिथाइल ग्रुप। तो हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है, तो हमारे पास जो इथर है एक टर्सरी अल्काइल ग्रुप है और दूसरा क्या है? मिथाइल ग्रुप है। और इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? HI के साथ। तो चलिए हम इसका रिएक्शन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल, तो यहाँ रिएक्शन होने जा रहा है इथर का HI के साथ, तो यहाँ पर क्लीवेज होगा। अब इस रूल में क्या होगा कि यहाँ से क्लीवेज कहाँ पर होगा? क्लीवेज C से होगा। तो टर्सरी ग्रुप है तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटायन, और I किस पे अटैक करेगा? कार्बोकेटायन पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 C CH3 CH3 I। तो I टर्सरी अल्काइल ग्रुप के साथ लग जाएगा और छोटा वाला जो अल्काइल ग्रुप है CH3 के साथ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट होगा टट ब्यूटाइल आयोडाइड और मिथनॉल। आइए चलते हैं हम सेकेंड रिएक्शन की ओर। तो हमारा जो सेकेंड रिएक्शन है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे बेस्ड है। तो हमारा जो सेकेंड रिएक्शन है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे बेस्ड है। आइए एक स्लाइड लेके हम समझते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या। तो ये मेरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो देख सकते हैं यहाँ प्रोपीन का रिएक्शन किससे हो रहा है? डाइबोरेन B2H6 के साथ हो रहा है। और ये क्या बन रहा है? लास्ट में जाके ये ट्राई अल्काइल बोरेन बन रहा है। और लास्ट में ये ट्राई अल्काइल बोरेन का हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्कलाइन मीडियम में। तो ये क्या बन जाता है? प्रोपेन 1 ऑल बन जाता है। प्रोपेन 1 ऑल और बोरिक एसिड इसका बाय प्रोडक्ट होता है। तो ये जो प्रोडक्ट देख के लगता है तो ये क्या है? एंटी मार्कोनिकव प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट देख के हमें लगता है कि यहाँ पर वाटर का एडिशन हुआ है। और वाटर का एडिशन किस तरह से हुआ है? एंटी मार्कोनिकव मैनर में हुआ है। तो जो हमारा रिएक्शन होगा उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? CH3 CH2OH प्लस H3BO3। आइए चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे। हमारा जो थर्ड रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? कॉल्बे रिएक्शन है। हमारा जो थर्ड रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? कॉल्बे रिएक्शन है। आइए स्लाइड लेके हम कॉल्बे रिएक्शन देखते हैं। कॉल्बे रिएक्शन है क्या? तो कॉल्बे रिएक्शन में होता क्या है? सबसे पहले कॉल्बे रिएक्शन में होता है फेनॉल का रिएक्शन किससे करवाते हैं हम लोग?
NaOH के साथ, तो क्या बनता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। फिर हम क्या करवाते हैं, CO2 के प्रेजेंस, CO2 से रिएक्शन होता है इसका, तो CO2 से रिएक्शन होने पर क्या होता है, तो यहाँ पर COOH ग्रुप जुड़ जाता है और फिर हम इसका क्या करवाते हैं, एसिडिफिकेशन करवाते हैं। तो क्या बन जाता है, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा COOH। तो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, सैलिसाइलिक एसिड। फिर क्या बनेगा हमारा, इसका हम एसिडिफिकेशन करवाएंगे H+ के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड। तो ये हमारा है कोल्बे रिएक्शन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए, तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सैलिसाइलिक एसिड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ड्रॉ लेवल डायग्राम, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, हमें इसका एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाना है और इसका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है और हमें मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है इस कॉम्प्लेक्स का। तो देखते हैं। तो हमें एक स्लाइड लेना होगा। तो पहला जो कंपाउंड है वो है कॉम्प्लेक्स आयन है Fe(F6)3-। तो अगर हमको सेंट्रल एटम निकालना है तो यहाँ पे आयरन है, इस पर चार्ज निकालना होगा। तो मान लेते हैं X6 फ्लोराइडो आयन है, फ्लोरीन आयन है, इस पर चार्ज कितना होता है, -1। टोटल चार्ज एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो -3 है इस पर। तो x = -6 = -3, x = +3। तो हमारे पास जो आयन है वो कौन सा सेंट्रल एटम है, Fe3+। सेंट्रल मेटल आयन जो है वो Fe3+ है। तो हमको Fe3+ का कन्फिग्रेशन लिखना होगा। तो सबसे पहले हम Fe का कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, वो क्या होगा, आर्गन 4s2 3d6। अब अगर देखा जाए तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयरन से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो Fe3+ बनेगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा। तो क्या होगा इसका कन्फिग्रेशन, आर्गन 3d5। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकला तो 3d5, यानी d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा सेंट्रल एटम का कन्फिग्रेशन। अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो d ऑर्बिटल में हमारे पास 5
तो हमारे डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम डी ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4 5। डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग 2 सेट में होता है, एक T2G सेट और दूसरा है हमारा EG सेट, T2G सेट एंड EG सेट। तो डी ऑर्बिटल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, 1 2 3 4 5। तो हमारा लाइगेंड कैसा है? तो हमारा ये जो फ्लोरीन या फ्लोराइडो जो लाइगेंड है वो एक वीक लाइगेंड है, और वीक लाइगेंड में पेयरिंग नहीं होता है। तो होगा क्या? तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन वीक लाइगेंड के चलते पेयर नहीं करवा पाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन 5वां इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये रहा एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अभी तबला बजाने में दिक्कत होगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रहा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 रहा, तो हम लोग हमारा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना गया? 5। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इक्वल टू √n+2। इसे स्पिन ओनली फार्मूला भी कहते हैं। तो हम इससे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो n का वैल्यू है 5, 5 + 2 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35, और 35 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लगभग 6 से कम आएगा, 5.92 bm। हमारा जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4-, तो इसके लिए भी हमें एक नया स्लाइड लेना होगा। तो हमारा जो अगला कॉम्प्लेक्स है FeCN6, ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है 4-। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। X प्लस Cn पे भी माइनस चार्ज होता है, मोनोडेंटेड लाइगेंड होता है, 6 × -1 इक्वल टू टोटल चार्ज -4 है, x - 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2। तो यहाँ पर आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी यहाँ पर जो आयरन है वो Fe2+ फॉर्म में है। तो आयरन का कन्फिग्रेशन हम पिछला क्वेश्चन में देखे थे, तो क्या होगा? आर्गन 4s2 3d6। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कहाँ से निकलेगा? 4s से, तो जो कन्फिग्रेशन होगा 3d6 हो जाएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम। अब हमको बोला गया है एनर्जी लेवल डायग्राम निकालना। तो एनर्जी लेवल डायग्राम, तो डी ऑर्बिटल फिर से बना लेते हैं। तो हमारे पास डी ऑर्बिटल है, 1 मिनट, हम डी ऑर्बिटल बनाएंगे। तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा 2 सेट में, एक T2G सेट में और दूसरा EG सेट में, दूसरा है EG सेट। तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखा जाए लाइगेंड कैसा है। Cn लाइगेंड कैसा होता है? साइनो लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है। ये जो लाइगेंड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या करेगा? पेयरिंग करवा देगा। तो कैसे करवा देगा? पहले 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो ऊपर जाने नहीं देगा, 2Tg ऑर्बिटल में ये पेयरिंग करवा देगा, 4 5 6।
तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या मिला यहाँ से 0। तो मैग्नेटिक अगर मोमेंट अगर निकालेंगे तो अंडर रूट n+1। तो अगर n का वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा 0। तो ये हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ए हमने कंप्लीट कर लिया है। दोनों कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेंट्रल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट और एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया है। अब हम बात करेंगे बी नंबर, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ COCl2En ट्वाइस। तो अब हमें इस कॉम्प्लेक्स का क्या बनाना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो है COCl2En ट्वाइस का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। तो एक सिस वाला आइसोमर होगा और एक ट्रांस वाला आइसोमर होगा। एक सिस वाला आइसोमर होगा, एक ट्रांस वाला। तो इस पे कॉम्प्लेक्स आयन पे +1 चार्ज है। तो देखिए यहाँ 1 और 2 पोजीशन पे हमने Cl को रखा है। तो 1 और 2 पोजीशन पे ये Cl एक तरफ है और CS एक तरफ है। 3, 4, 5, 6। तो 1, 2 पोजीशन पे कौन है मेरा, Cl है, इसलिए ये मेरा है सिस आइसोमर। लेकिन ट्रांस आइसोमर में क्या होता है कि जो दो सिमिलर ग्रुप क्या होंगे, आमने सामने होंगे। तो En और En आमने सामने है, Cl सामने है। तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर। ये हमारा हो गया ट्रांस आइसोमर। तो ये सिस आइसोमर हुआ और ये ट्रांस आइसोमर हुआ। सिस आइसोमर में क्या होता है, एक तरफ होते हैं सिमिलर ग्रुप, और ट्रांस में क्या होते हैं, सिमिलर ग्रुप आमने सामने होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का अगला क्वेश्चन। और to discuss the bonding in the coordination entity of CuNH3 whole 6 3+ on the basis of valence bond theory. Also comment on the geometry and spin of the given entity. तो आइए हम लोग एक स्लाइड लेते हैं। तो हमें जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हमें डिस्कस करना है CuNH3 whole 6 3+ का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, और हमें ज्योमेट्री बताना है और स्पिन बताना है। तो हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है वो है CuNH3 whole 6 3+। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल एटम पे क्या चार्ज है। तो X NH3 न्यूट्रल लाइगेंड है, टोटल चार्ज 0 होगा, इक्वल टू टोटल चार्ज हो गया +3। X इक्वल टू हो गया +3। तो हमारा जो कोबाल्ट आयन है वो क्या है, तो कोबाल्ट का CO3+ आयन है यहाँ पर। तो हमें कोबाल्ट 3+ आयन का कन्फिग्रेशन लिखना होगा। पहले देख लेते हैं कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन होता क्या है। आर्गन 4s2 3d7। तो अगर हम यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
4s से 2 और एक 3d से, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा हमारा आर्गन 4s0 3d6। तो ये हमारा कोबाल्ट 3+ आयन का कन्फिग्रेशन आ गया। अब जरा देख लेते हैं हम। अब हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये कोबाल्ट 3+ आयन का कन्फिग्रेशन है। तो इसके 4s में इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है और 4p में भी खाली है, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसका d ऑर्बिटल बनाए पहले, तो ये d ऑर्बिटल है 3d, ये 4s और ये 4p ऑर्बिटल है। 3d 4s 4p ऑर्बिटल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो NH3 लाइगेंड है, तो यहाँ पर जो NH3 लाइगेंड है, तो NH3 कैसा लाइगेंड है? NH3 इज स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड NH3 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह काम कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा तो क्या होगा? पेयरिंग हो जाएगा। तो ये 3d 4s 4p। तो अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा। तो जरा देखें क्या होगा यहाँ पर। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, पेयर हो जाएगा। सॉरी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? पेयर्ड हो गए। तो कितने ऑर्बिटल खाली रह गए? तो हमारे पास 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6। तो लाइगेंड जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस 6 खाली ऑर्बिटल को देगा। तो हमारा जो हाइब्रिडेशन होगा वो d का 2, 1 का s और p का कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो हमारा जो हाइब्रिडेशन होगा d2sp3, और इसका जो शेप होगा वो होगा, ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा ये। और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो ये क्या है? डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। चलिए कुछ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 31 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल is dissolved in 500 gram of water. Kf of water is 1.86 Kelvin kg per mole. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल TF हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास डेल TF का फॉर्मूला क्या है? डेल TF होता है KF इंटू m। तो डेल TF इक्वल टू KF, m को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट kg में। इसको हम आगे लिख सकते हैं डेल TF इक्वल टू
KF इंटू नंबर ऑफ मोल को वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ग्राम में लिख देंगे। इसको केजी में चेंज करने के लिए हम वहाँ ऊपर पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सब के वैल्यू को रखेंगे। KF का वैल्यू है हमारा 1.86। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, एथिलीन ग्लाइकोल 31 ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई। मॉलिक्यूलर मास एथिलीन ग्लाइकोल का क्या होगा, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 62। एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास 62 होगा। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है वाटर का, 500 ग्राम। तो 31 से 62 को अगर हम कट करेंगे तो 2 आएगा। 500 से 1000 को अगर हम कट करेंगे तो वो 2 आएगा। और 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा 1.86 केल्विन से या डिग्री सेल्सियस से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। तो हमारा ΔTF क्या आ गया, 1.86 केल्विन और डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस सेम होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है वो हमें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लिखना है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स के लिए। तो हम प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स करते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसमें एक एमाइड लेते हैं। हम लेते हैं इसमें एमाइड, और एमाइड का रिएक्शन किससे करते हैं, ब्रोमीन से। किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, होता क्या है इस रिएक्शन में कि यहाँ से जो कार्बोनाइल ग्रुप है, CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप यहाँ से क्या होगा, गायब हो जाता है। तो RNH2, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, एमीन मिल जाता है, प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। तो हमारा ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमीन करते हैं और यहाँ से CO ग्रुप क्या होता है, गायब हो जाता है। तो ये हमारा हुआ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला रिएक्शन है वो है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। पहले से इरेज कर दूं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है क्या, कार्बाइल अमीन रिएक्शन होता है टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन को अगर हमको टेस्ट करना है तो उसके लिए हम कार्बाइल एमीन रिएक्शन या कार्बाइल एमीन टेस्ट, या इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइसोसाइनाइड यानी कार्बाइल एमीन का फॉर्मेशन होता है। चलिए रिएक्शन देखा जाए। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, प्राइमरी एमीन लेते हैं, RNH2 प्लस अमीन का रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 प्रेजेंस KOH के प्रेजेंस में। ये जो KOH होगा वो अल्कोहलिक KOH होगा। तो होता क्या है
यहाँ से आपको 2 हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह पे ये C आके लग जाएगा, तो RNC। तो ये हमारा क्या बना, कार्बाइल एमीन यानी आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ। प्लस इसके साथ जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या बनेंगे, KCl3 यानी KCl, 3 KCl प्लस H2O प्लस 3H2O। तो ये हमारा हुआ कार्बाइल एमीन रिएक्शन, या इसे हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड यानी कार्बाइल एमीन का, जो कि एक बैड स्मेलिंग सब्सटेंस है। अगर हमको रिएक्शन करवा रहे हैं और उस दौरान बैड स्मेल प्राप्त होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्चुअली में हम प्राइमरी एमीन लिए हैं और यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग 29 के बी नंबर पे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर। तो हमको बेसिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये सब एमीन्स हैं और एमीन्स बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। तो देखा जाए तो ये हमारे पास इससे लगा हुआ है एराइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे लगा हुआ है 3 मिथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक। तो हमें यहाँ लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ट्राई अल्काइल एमीन, क्योंकि ये 3 डिग्री एमीन है। सबसे ज़्यादा इसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा, फिर उससे कम होगा 1 डिग्री का C2H5NH2, एक ही अल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और लास्ट है C6H5 यानी इससे फेनाइल ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल एंड सेकेंड 1 क्लोरोब्यूटेन। तो हमें 1 आइडोब्यूटेन बनाना है, किससे बनाना है, 1 ब्यूटेनॉल से। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, 1 ब्यूटेनॉल CH3 CH2 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 OH। तो ये हमारा हो गया 1 ब्यूटेनॉल। तो हमें 1 ब्यूटेनॉल से OH हटा करके क्या लगाना है, आयोडीन लगाना है। तो OH हटा करके हमको यहाँ से आयोडीन लगाना है, तब जाके 1 आइडोब्यूटेन बनेगा। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है, तो हम एक स्टेप पे तो नहीं बनाएंगे, हमको लेना होगा यहाँ पर पहले Cl लगाना होगा, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा CH3 CH2 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 हमारा Cl लग जाएगा। अब इस Cl से हम हटा करके I लगा सकते हैं। वो कौन सा रिएक्शन से, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से, जिससे हम लोग NaI से रिएक्शन करवाएंगे एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH2 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 और Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं हम आइडोब्यूटेन बना लिए। चलिए सेकंड में हमें क्या बनाना है, सेकंड में हमें बनाना है, तो सेकंड में हमें बनाना है 1 आइडोब्यूटेन ही बनाना है। किससे बनाना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से। तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो अगला स्टेप हमने लिखा है 1 क्लोरोब्यूटेन से हमने क्या बनाया, 1 आइडोब्यूटेन। तो हमारा जो सेकंड होगा, सेकंड का आंसर होगा ये, सेकंड स्टेप हमारा सेकंड का ही आंसर होगा। हमने 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन ही बनाया है। अब चलते हैं आगे
अगला क्वेश्चन पे नंबर 30 का अगला क्वेश्चन है बी नंबर, वाई आर हेलो एल्केन्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलो एरिन्स एंड विनाइल हैलाइड्स। तो हमारा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अल्काइल हैलाइड हैं होते हैं, वो अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, हेलो एरिन से। तो हेलो एरिन्स क्या होता है, जब हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है उससे हेलो एरिन्स कहते हैं। तो अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है हेलो एरिन से। तो अल्काइल ग्रुप में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर देखें इसको तो हेलोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, क्लोरीन के पास, ब्रोमीन के पास, सबके पास लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर डोनेट करता है और ये रेजोनेंस शो करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूमता है। तो रिंग में घूमने से यहाँ पर पूरे माइनस चार्ज आ जाता है। तो अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो पूरे रिंग में क्या बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। और हेलोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड ये बॉन्ड जो है छोटा हो जाता है। अगर इसका साइज देखा जाए तो इसका साइज अगर होगा 177 पिकोमीटर, तो रेजोनेंस के चलते पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है और इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 169 पिकोमीटर रह जाएगा, जिसके चलते जो है ये जल्दी नहीं टूटता है, न्यूक्लियोफाइल जल्दी इस पर अटैक नहीं करता है, ये जल्दी हेलोजन निकलता नहीं है। इसके चलते हम कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और एलो एरिन जो है कम रिएक्टिव है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन विनाइलिक हैलाइड में भी देखें तो विनाइलिक हैलाइड में भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है। देखिए ये विनाइल क्लोराइड है तो यहाँ पर भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा और जिसके चलते क्या होगा, यहाँ पर जो है CCl बॉन्ड जो है यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा और इसके चलते भी इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा और जिसके चलते जल्दी Cl यहाँ से नहीं निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 का और है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे इरेज कर लेंगे। तो हमारा क्या रिएक्शन है, तो हमारा रिएक्शन है हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। तो क्लोरोबेंजीन को बाइफिनाइल में कैसे बदलेंगे। तो क्लोरोबेंजीन हम सबसे पहले ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। ये मेरा क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन को बाइफिनाइल में बदलना है तो हमें यहाँ पर रिएक्शन किससे करवाना होगा, Na से, किसके प्रेजेंस में, ईथर के या ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हम क्या करेंगे, तो ये फिटिक रिएक्शन हो गया। जिस तरह उर्ज रिएक्शन है उसी तरह अराइल के लिए फिटिक रिएक्शन होता है। तो दो अल्काइल ग्रुप जो है आपस में कपल हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल प्लस NaCl मेरा बाय प्रोडक्ट होगा। तो हम इस तरह से बाइफिनाइल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये मेरा 1 का आंसर हुआ। सेकेंड क्या पूछ रहा है, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटूइन। तो हमें सेकेंड में बनाना है 2 ब्रोमोब्यूटेन CH3 CH Br CH2 CH3। तो हमने 2 ब्रोमोब्यूटेन ले लिया है, 2 ब्रोमोब्यूटेन से हमने क्या बनाना है, ब्यूटूइन। तो इसके लिए हमको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना होगा। हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH लेंगे। अल्कोहलिक KOH लेकर के हम इसे क्या कर देंगे,
हीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो अल्फ़ा से हमें Br और बीटा से पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये CH3CH, बीच में डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन है, CH3, तो हमें प्राप्त हो गया ब्यूट 2 इन प्राप्त हो गया। साथ में यहाँ जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, KBr प्लस H2O। तो ये हमारा रिएक्शन है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंपाउंड आर गिवन टू यू, बी नंबर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बी नंबर है। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन यू, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन एंड 2 ब्रोमो 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो हमें बताना है कि राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये 4 कंपाउंड हमें दिए गए हैं, 1 2 3 और ये 4। इस 4 कंपाउंड में हमें बताना है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन से कंपाउंड होते हैं, जिसके पास क्या हो, कायरल कार्बन हो, जिसके पास क्या हो, कायरल कार्बन हो या एसिमेट्रिक कार्बन हो। तो जिसके पास कायरल कार्बन होता है तो वो मॉलिक्यूल कायरल होता है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो देखें तो 2 ब्रोमोपेंटेन में तो कायरल कार्बन नहीं होगा। देख लेते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन क्या है, CH3 CH Br CH2 CH2 CH3। तो यहाँ देखा जाए तो हमारा जो सेकेंड कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। हमारा जो सेकेंड कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कार्बन है, C* इसे कह सकते हैं। कारण है कि इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक Br लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कंपाउंड तो क्या होगा, पहला वाला जो कंपाउंड है 2 ब्रोमोपेंटेन ऑप्टिकली एक्टिव है। तो पहला वाला हमारा जो कंपाउंड है वो है ऑप्टिकली एक्टिव है। आइए अब देखते हैं दूसरा कंपाउंड पे। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंपाउंड की। तो हमारा जो सेकेंड कंपाउंड है वो है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो CH3 CH2 सॉरी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हमारा ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप आ गए और बाकी कार्बन में देखा जाए सब में सिमिलर ग्रुप है। तो इस सेकेंड कार्बन पे भी हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, सिमिलर ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो कायरल कार्बन के लिए कंडीशन है 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा होना चाहिए किसी कार्बन से, तब वो कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। तो हमारा सेकेंड जो है वो नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखते हैं थर्ड पे। तो हमारा जो थर्ड है वो क्या है, हमारा जो थर्ड है वो है 1 ब्रोमो पेंटेन। 1 ब्रोमो पेंटेन भी नहीं होगा, CH2 Br CH2 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 CH3। तो ये भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि किसी कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी सिमिलर एटम्स हैं, हाइड्रोजन 2 गो है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब लास्ट को देख लेते हैं हम। तो हमारा जो लास्ट है वो है 2 ब्रोमो 2 3 डाईमिथाइल, 2 ब्रोमो
2-ब्रोमो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। हमारा जो लास्ट है वो है 2-ब्रोमो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ देखिए हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं 2-ब्रोमो 1 मिनट, 1 मिनट इसे इरेज कर दूं पहले। 2-ब्रोमो 2-मिथाइल 3-मिथाइल CH3 ब्यूटेन। 2-ब्रोमो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखा जाए क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? तो पहला कार्बन तो नहीं, सेकेंड कार्बन को अगर देखा जाए तो सेकेंड कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक Br, एक CH3, एक CH3। नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा कार्बन को देखा जाए तो यहाँ पर एक छूट गया है H, CH3, ये भी नहीं। तो ये भी कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी सभी कार्बन पे लगभग सिमिलर, एक से ज़्यादा सिमिलर ग्रुप है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1, 2-ब्रोमो पेंटेन। 2-ब्रोमो पेंटेन जो है 2-ब्रोमो पेंटेन जो है वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। आइए चलते हैं सेक्शन डी पे, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, और इस पैराग्राफ को पढ़कर हम ये 4 क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 1 मिनट आप वीडियो रोक करके इस पैसेज को पढ़ लें। अब पैसेज पढ़ने के बाद आप इसका आंसर दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द बिलो रिएक्शन ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर ए नॉन रिड्यूसिंग disaccharide A on hydrolysis with dilute acid give an equimolar mixture of D-glucose and D- fructose। तो A एक कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, और वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका मतलब है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, ये डाइसैक्राइड है। और डाइसैक्राइड भी कौन सा डाइसैक्राइड है? ये है सुक्रोज है, क्योंकि सुक्रोज जो है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है वो दोनों फ्री नहीं है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसका जो आंसर होगा ए इज सुक्रोज। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D प्लस फ्रुक्टोज नोन एज। यहाँ पर D माइनस फ्रुक्टोज होगा। तो व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रुक्टोज नोन एज। तो D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रुक्टोज के मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन थर्ड है, नेम द लिंकेज दैट होल्ड्स द 2 यूनिट इन द डाइसैक्राइड। तो वो कौन सा 2 लिंकेज है जो 2 यूनिट को डाइसैक्राइड में जोड़ के रखता है? तो वो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी दोनों मोनोसैक्राइड यूनिट डाइसैक्राइड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ एसिटिक गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिटिक
एसीटेट, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बता रहा है। तो ग्लूकोज रिएक्शन कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ और पेंटाएसीटेट दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। ग्लूकोज में कितना OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें, CHO OH H H OH OH H OH H CH2OH। तो ग्लूकोज में कितना ग्रुप है, OH ग्रुप है 5, 1 2 3 4 5। और ये 5 ग्रुप के साथ एसिटिक एसिड रिएक्शन करके क्या बना लेता है, एसीटेट बना लेता है, जिसके चलते हम इसे कह सकते हैं कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 ये सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लीजिए आप लोग वीडियो रोक करके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 32 पैसेज का हम कोई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। तो किस तरह के लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो ऐसे लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं जिनके नेचर क्या है, सेम है, सेम नेचर, यानी कहने का मतलब है सेम पोलैरिटी। तो ऐसे लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं जिनके पोलैरिटी क्या है, लगभग सेम है। तो ऐसे लिक्विड जो है वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, गिव वन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो एक एग्जांपल देते हैं, बेंजीन प्लस टॉलिन। तो बेंजीन और टॉलिन दोनों का नेचर या दोनों का पोलैरिटी लगभग एक जैसा है, इसलिए ये एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के 2 कैरेक्टरिस्टिक हमें बताने हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इंथाल्पी चेंज होते हैं वो 0 के बराबर नहीं होते हैं, यानी ये एंडोथर्मिक भी होते हैं या एक्सोथर्मिक भी होते हैं, या ये एंडोथर्मिक भी होते हैं या एक्सोथर्मिक, यानी इंथाल्पी चेंज 0 के बराबर नहीं होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये। और दूसरा, चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0। चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखें हम। क्वेश्चन हमारा फोर्थ है, ऑन मिक्सिंग लिक्विड A एंड लिक्विड B, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेज, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ शोन बाय द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बताया गया कि 2 लिक्विड को मिक्स करने पर वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो घट जा रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम घट गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है, यानी डेल्टा V जो है चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है। तो वह किस तरह का ये सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 तरह के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये किस तरह का सॉल्यूशन है, तो ये नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन है। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन वाले हैं। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा नेगेटिव डेविएशन।